सबको मेरी सादर नमस्ते। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं इस कल्चरल इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में जो आया हूँ उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय इस विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी को देता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों से मैं उनको जानता हूँ और ऐसी नारी जिसको पास आज हम बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन तो है ही और इंडियन विजडम भी है, जिसने देश और विदेश में न केवल गुजरात का, अहमदाबाद का, लेकिन भारत का नाम रोशन किया है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे डॉक्टर संजय पासवान जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर दमनीश शर्मा जी, मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, मैंने कुछ सोचा नहीं, ऐसे में बोलना शुरू कर रहा हूं और इसलिए जो मन में आएगा मैं बोलता जाऊंगा। मैंने वो सौरभ को ये बात कही थी, मैं इस बात को बहुत पसंद करता हूं कि मेरे वक्तव्य के बाद अगर समय है तो मेरे से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो सकता है सारी बातें मैं नहीं बता पाऊं, 10 मिनट में बताएंगे भी क्या, तो जो मन में प्रश्न आए वो पूछ सकते हो। इस सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट के बाहर का है, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। मैं इसलिए अगर नहीं मुझे मालूम है तो कोशिश करूंगा जवाब देने की, इसलिए मैं उसको बहुत पसंद करता हूं। बात है शिक्षा की। क्या शिक्षा होना चाहिए, इस देश की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, शिक्षा का अर्थ क्या है। क्या आज हमारे कॉलेजों में, हमारी यूनिवर्सिटीज में सही मायने में शिक्षा दी जाती है? आज सवेरे मेरा एक इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या जो शिक्षा दी जा रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर वो वास्तव में शिक्षा है और शिक्षा का अर्थ क्या है। हमारे ऋषियों ने जो हम इंडिक कल्चर की बातें करते हैं, वैसे तो मैं इस नाम से भी ज्यादा सहमत नहीं हूं। ये जो हमने नाम दिया इंडिक कल्चर, ये हम लोगों का दिया हुआ नाम नहीं है, ये गुलामी की निशानी है। इस देश की कल्चर, इस देश की संस्कृति बहुत ही उदात्त रही और सबसे बड़ा शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था, सा शिक्षा है या विमुक्ति। शिक्षा वो है जो हमको मुक्ति दे सके। मुक्ति किस बात से? जो बेकारी से मुक्ति दे सके, जो बीमारी से मुक्ति दे सके, जो बेरोजगारी से मुक्ति दे सके और हमें अच्छा इंसान बना सके। न केवल अच्छा इंसान बना सके, हम समाज को अपने से अच्छा बना सके। मनुर्भाव जनिया दैव्यम जन्म, हम अच्छे मनुष्य बने, अच्छे इंसान बने। हमारी शिक्षा अच्छे डॉक्टर बनाती है, अच्छे इंजीनियर बनाती है, अच्छे आर्किटेक्ट बनाती है। वो अच्छे बने या मत बने, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य शिक्षा का यह है, हम अच्छे इंसान बनाते हैं कि नहीं बनाते। और इस विषय में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम फेल हुए, हम सफल नहीं हुए। क्यों सफल नहीं हुए? हम लोगों ने डिग्रियां दी हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्रियां देते हैं, ज्ञान और नॉलेज नहीं देते हैं। डिग्रियों के आधार पर हमारा पैमाना यह है, बेंचमार्क यह है, को कितना पढ़ा लिखा उसकी डिग्री देखो। आज अभी मुझे बता रहे थे एक प्रोफेसर, मैं कई वर्ष पहले इसी यूनिवर्सिटी में आया था, एक यहाँ पर फिलोसफी के बारे में एक कॉन्फ्रेंस थी,
उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक ऐसे व्यक्ति भी आए थे और यहां इस यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा वॉल्यूम छापा था फिलॉसफी के बारे में। मुझको भी एक कॉपी मिली। उस कॉपी देखकर उस यूनिवर्सिटी उस कॉन्फ्रेंस में एक आए थे, एक साधु आए थे या आचार्य आए थे। मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी आपने देखा है ये इस वॉल्यूम में क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी ने लिखा, देश और विदेश के फिलोसफरों ने अपने आर्टिकल उसमें दिए। कहते मैंने पलटा तो था लेकिन किताब में कोई दम नहीं है। 1000-1200 पेज की किताब में कोई दम नहीं है। और वो व्यक्ति मैंने देखा है, 2008 से मैं उनके संपर्क में हूं। आज तक किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर मैंने आज तक उनसे अच्छा बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं देखा। और उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कोई पीएचडी नहीं है, कोई एमए और एमएससी नहीं है। You tell the topic, you tell the subject, you ask the question, any kind of the question, irrespective of the subject, irrespective of the subject. आप स्पेस साइंस की बात करो, आप कंप्यूटर की बातें करो, आप आयुर्वेद की बात करो, आप गायनेकोलॉजी की बात करो, मेडिकल साइंस की बात करो, आप वेद की बात करो, योग की बात करो। अद्भुत, कोई डिग्रियां नहीं है। इसलिए मैं जब मिनिस्टर था, मैं वाइस चांसलर को जब अपनी कॉन्फ्रेंस में कई बार मुझे बोलने का मौका मिला, मैं उनको कहता था यूनिवर्सिटीज के लिए केवल डिग्री या पीएचडी डिग्री हो ये जरूरी नहीं है। ये तो अच्छा हुआ, हमारी मोदी सरकार को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अभी हो गया। अगर आपके पास नॉलेज है, यू कैन बी अपॉइंटेड डायरेक्टली एज ए प्रोफेसर। मेरा ही मन करता है कभी कभी नीरजा गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, अगर उम्र का हिसाब किताब न हो तो मुझको भी एक कोई न कोई जगह देते। तो शिक्षा व्यवस्था का मतलब क्या है? शिक्षा का हमारे देश के अंदर अच्छा इंसान कैसे बना सकें। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं, हमारी शिक्षा व्यवस्था में मैं कई बार, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, जितने मर्डर्स होते हैं साल भर में, जितने मर्डर्स होते हैं, जितनी हत्याएं होती हैं, उससे लगभग 6 गुनी आत्महत्याएं होती हैं। ऑन एवरेज बता रहा हूं मैं, 6 गुनी आत्महत्याएं होती हैं। इन आत्महत्याओं का ज्यादा जिक्र आजकल मीडिया में नहीं होता। पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्याएं करते हैं, प्रोफेसर लोग आत्महत्याएं करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, केवल अनपढ़ लोग ही आत्महत्या नहीं करते। इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने जो है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को ये नहीं सिखाया कि मानव जीवन की कीमत क्या है। ये हमने नहीं सिखाया है। जो ये नहीं सिखा सके, जो एजुकेशन ये नहीं सिखा सके इस जीवन की कीमत क्या है, वो एजुकेशन क्या है। आज यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, अभी कई साल पहले एक दिन पार्लियामेंट में एक डिस्कशन, चर्चा का विषय आया। चर्चा का विषय ये था, हमारी अपनी पार्टी के लोग, उन्होंने कहा इस बार भारत सरकार ने वृद्धाश्रम बनाने के लिए बजट कम कर दिया, बजट बढ़ाया नहीं है। वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स, उसमें मेरा भी नंबर लग गया बोलने के लिए। ऐसा नहीं कि जब मन करे आप बोल सकते हो, पार्लियामेंट में ऐसा ही होता है, कभी लॉटरी लगती है, कभी पार्टी तय करती है। मेरा भी नंबर आया। उस दिन मैंने कहा, जिस दिन हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा, स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर ये पढ़ाया जाएगा कि माँ बाप से बढ़कर के कोई देवता नहीं होता, उस दिन कोई ओल्ड एज होम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए जब पास आउट होते थे, जब कन्वोकेशन फंक्शन होता था यूनिवर्सिटीज का हो, जो भी विद्या समाप्त होती थी, उपदेश क्या था? सत्यम व धर्मम चम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये पढ़ाया जाता था। जाओ समाज में जाओ, तुम्हारा सबसे बड़ा देवता जो है वो तुम्हारी सबसे पहले तुम्हारी मां है, पिता तुम्हारा देवता है। ये पढ़ाया जाता था। आज ये पढ़ाया नहीं जाता। क्यों हम आत्महत्या करते हैं? क्यों ओल्ड एज हम बन रहे हैं? क्यों इतना अपराध बढ़ रहा है? अरे पढ़ा लिखा आदमी होने के बाद भी अगर अपराध करता है या आतंकी बनता है, कुछ न कुछ तो कमी तो है ही ना कहीं। ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर जो टेररिस्ट हुए हैं, मैनी ऑफ दिस टेररिस्ट आर हाईली क्वालिफाइड। डिग्री के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, डिग्रियों के हिसाब से दे आर हाईली क्वालिफाइड।
ये तो नहीं बोल सकते। इसका मतलब हम जो बोलते हैं कि अंदर हम अच्छा बना सकें, अच्छा इंसान बना सकें, इसमें तो हम फेल हो गए। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बस समय बहुत कम है, जो बचेगा मेरे से बाद में पूछ लेना, मैं बोलने को तो मैं बोलता ही रहूंगा बहुत लंबा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों ने रियलाइज किया, ये महसूस किया कि हमारी एजुकेशन में कुछ कमी है। कई साल पहले जब मैं मिनिस्टर था, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार नाम सुना होगा, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों को नैतिक शिक्षा पढ़ानी चाहिए, बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देना चाहिए, मोरल एजुकेशन देना चाहिए। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली के अंदर, सारे देश के अलग अलग प्रसिद्ध लोग उसमें बुलाए गए, जो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, जो आज बड़े बड़े एजुकेशन जिन्होंने खोला है, जिनका नाम है, जैसे कॉन्फ्रेंस हो रही है ऐसे बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। ये हमारे बैचमेट हैं पृथ्वीपाल पांडे जी, या गुजरात पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं। कल मैंने उनसे नमस्ते किया कि भाई मैं अहमदाबाद में आ रहा हूं आपके राज्य में, तो उनकी बड़ी कृपा है कि आज वो यहाँ पर आए हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मैं कह रहा था 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली के अंदर, क्या पता करने के लिए? बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट बुलाए गए, ये पता करने के लिए कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, अपने बच्चों को हम वैल्यू एजुकेशन, मोरल एजुकेशन दें, ये नैतिक शिक्षा दें। वो नैतिक शिक्षा क्या है? ये 2 दिन तक कॉन्फ्रेंस हुई। मेरा भी नंबर लगा बोलने में 2 दिन के बाद। मैंने कहा नैतिक शिक्षा क्या है, इस पर कोई कॉन्फ्रेंस करने की, कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा, अजीब लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मैंने इसलिए ऐसा बोला, कुछ बातें में कोई डिस्कशन करने की, कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हजारों लाखों वर्षों से हमारे ऋषियों ने, जो सारी दुनिया के लिए उपदेश करते थे, उन्होंने कहा था कि नैतिक शिक्षा का अर्थ क्या है। उसको हम कहते हैं, 2 बातें बताता हूं मैं को। योग में आप लोगों ने सुना होगा, योग की आजकल बहुत चर्चाएं होती हैं। मैं तो एक आर्टिकल लिखा था, आज मेरा योग पे सवेरे सवेरे इंटरव्यू करवाया हुआ, ये यूनिवर्सिटी के लोगों ने क्या कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। योग का पहला अंग आप लोगों को मालूम होगा, 5 यम हैं, दूसरा 5 नियम हैं। पहले 5 यम वो क्या बताते हैं? इसको बोलते हैं सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। जिस दिन ये 5 सोशल कोड ऑफ कंडक्ट समाज मान लेगा, जिस दिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये पढ़ाया जाएगा, उस दिन मान करके चलना, दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दुनिया की जितनी समस्याएं हैं, जितने अपराध हैं, जितने आतंक हैं, जितने भी समाज के अंदर जितना भी होता है, इन सब के पीछे 5 चीजें हैं। उदाहरण के लिए मैं 1 मिनट 2 मिनट लेता हूं। हम लोग, हिंसा होती है, वायलेंस होती है समाज के अंदर अलग तरह की। अरे हथियार से नहीं मारोगे, जबान से मारोगे, कुछ तो करोगे। अहिंसा होती है, दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे के मन को दुख पहुंचाना, दूसरे की हत्या करना, यह वायलेंस है, यह अहिंसा है। हिंसा को छोड़ना, उसका एक बोलते हैं, एक यम का नाम अहिंसा है। हम झूठ बोलते हैं, आपस में लड़ाई होती है क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। आजकल झूठ बोलना, उसको पाप नहीं मानते, उसको बोलते हैं झूठ बोलना तो डिप्लोमेटिक है। बी डिप्लोमेटिक आजकल पढ़ाया जाता है शिक्षा में। यू शुड बी पॉलिटिकली करेक्ट, यू शुड बी पॉलिटिकली करेक्ट, यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। आपको मालूम है अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बाहर बोल रहे हैं अरे बड़ा अच्छा, आप तो ईद के चांद हो गए, बहुत दिनों के बाद मिले। अंदर से बोलते कितना गुंडा आदमी है, बदमाश है। और इसलिए आज हर एक तीसरा आदमी, मुझे तो सुनकर के बड़ा दुख भी होता है,
हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर भी, छात्र छात्राओं के अंदर भी आजकल मुझे बड़ा टेंशन है, मुझे बड़ा डिप्रेशन है? टेंशन है, डिप्रेशन है। आदमी जो है गमों का शिकार है, आदमी गमों का शिकार है, क्योंकि वो दो नावों पर सवार है। दो नावों पर सवार हो। कैसे दो नावें हैं? अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। हमारी पर्सनैलिटी स्प्लिट पर्सनैलिटी बन गई, स्प्लिट पर्सनैलिटी बन गई। हम एक नहीं हैं। शिक्षा कहती है अरे जैसे अंदर हो ऐसे बाहर बनना सीखो, जैसे अंदर हो ऐसे बाहर बनना सीखो। तो मैं कह रहा था वो सत्य बात करने की बात करता है, इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य था सत्यम वद। अरे हम तो पढ़ाते थे रामायण में, हमारे मित्र रामायण बहुत गाते हैं, रामचरितमानस जी क्या बोलते हैं, जीवन क्या जालते हैं, जाए पर वचन जाए, प्राण जाए पर, ये अपनी संस्कृति थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल डिप्लोमेटिक होना चाहिए। भाई मैं इस बात से एग्री नहीं करता डिप्लोमेटिक होना। याद रखना, जो आदमी झूठ बोलता है उसको याद रखना पड़ता है मैंने कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था। जो सत्य बोलता है उसे याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तीसरा, संहिता हस्ते है, चोरी मत करो। कितना अपराध होता है समाज के अंदर, चोरी करते हैं ना हम लोग, नकल भी करते हैं। यूनिवर्सिटीज में भी, कॉलेज में मुझे मालूम नहीं कि गुजरात यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, और अच्छी नहीं होगी तो नीरजा गुप्ता के नेतृत्व में अच्छी बन जाएगी। क्या आप सोच सकते हो कि इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर नकल भी लोग करते हैं, नकल करके पास होते हैं। क्यों पास होते हैं? क्योंकि हमने डिग्रियों को कीमत दी है, ज्ञान को कीमत नहीं दी है। चोरी मत करो, चोरी है, डकैती है, इसलिए तो प्रॉब्लम है। चौथा, ब्रह्मचर्य। आज जितने सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, महिलाओं के प्रति जितने, उनके खिलाफ जितने अपराध होते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को इसकी कीमत नहीं समझाई। अब कानून बदल रहा है, नया कानून आ रहा है, हमारे आईपीसी बदली जा रही। और पांचवा, जिसको अपरिग्रह बोलते हैं, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, धन कमाते रहो। अरे धन अल्टीमेटली, धन से जो है, मुझे अच्छा लगा कंसेप्ट नोट लिखा है, और मैं अपनी कहानी, अपनी बात शुरू करता हूं। मैं अपनी बात, ये कहानी कह के अपनी बात खत्म कर देता हूं। और मुझको लगता है ये जो कॉन्क्लेव है ना आपका, कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव, उसका सार तत्व यही है। और सार तत्व ये है, आपको याद रहेगा इसलिए कहानी बता रहा हूं। हजारों वर्ष से पहले इस देश के अंदर एक ऋषि पैदा हुए। उस ऋषि का नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य के दो पत्नियां थी, एक का नाम कात्यायनी था और दूसरी का नाम मैत्रेयी था। याज्ञवल्क्य सोचने लगे अभी सन्यास का समय हो गया, अब मैं अपने लिए कुछ करूं, अपनी आत्मा के लिए कुछ करूं, भगवान की भक्ति में अपना जीवन लगा दूं। इसने दोनों पत्नियों को बुलाया और उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी संपत्ति थी, दो भागों में बांट दिया। दोनों पत्नियों को देने के लिए कात्यायनी ने स्वीकार कर लिया। जब मैत्रेयी को देने लगे तो मैत्रेयी ने कहा, मैत्रेयी ने सवाल पूछा कि ये जो संपत्ति मुझको आप दे रहे हो, क्या मुझे इसे अमृत मिलेगा? क्या इसे मुझे मुक्ति या मोक्ष मिलेगा? तो उन्होंने कहा था, अमृत तत्व स है तूने ऐसा हस्त वित्तेन। अरे धन से किसी को अमृत तत्व नहीं मिलता, किसी को इमोर्टलिटी नहीं मिलती, किसी को मुक्ति नहीं मिलती। तो मैत्रेयी ने कहा था, नाहम अमृतताशाम किम तेन कुर्याम, नाहम अमृतताशाम किम तेन कुर्याम। जिस संपत्ति से मुझे अमृत तत्व नहीं मिलता, जिसको मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलता, उसको लेकर के मैं क्या करूंगी? और इसलिए हमारे ऋषियों ने दो बात कही, देखिए भूखे भजन ने हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। जीवन को चलाना है तो साधन तो चाहिए, साधन चाहिए, हमको धन भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए। इसलिए जब ये बात विदुर से पूछी गई कि अगर दुनिया में धर्म को बनाकर रखना है तो उसका साधन क्या है, विदुर महाराज ने जब महाभारत के काल में कहा था,
सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म के बिना जो है इसके अंदर आपके कंसेप्ट नोट में दिया है, सुखस्य मूलम धर्म है। अगर सुख चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, खुशी चाहिए तो उसके लिए धर्म चाहिए। धर्मस्य मूलम अर्थ है, धर्म का अर्थ जो है, जो धर्म का मूल जो है अर्थ है वो कैसा हो। तो उस समय जो है विदुर ने कहा था, क्या कहा था? सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य जहां है, सच्चाई जहां है वहां ही धर्म रह सकता है। धर्म का मतलब मित्रों मंदिरों और मस्जिदों में जाना धर्म नहीं मानता हूं मैं। मंदिरों और मस्जिद में जाना यह धर्म नहीं है। धर्म वो है जो समाज को धारण करता है। धर्म वो है जिससे हम, हमारा शरीर जिसको हम धारण करते हैं, धर्म वो है जिससे हमारी, हमको जो है, जिस कहते हैं हर एक प्रकार से मजबूत बने, ताकतवर बने, वो धर्म है। धर्म वो है जैसा हम अपने साथ चाहते हैं ऐसे दुनिया के साथ करना शुरू करें, वो धर्म है। इसलिए सच्चे बनो। इसलिए जो है विदुर ने कहा था सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य की। लेकिन आते आते जब आचार्य चाणक्य आए, कौटिल्य आए, कौटिल्य से भी यही सवाल पूछा गया। कौटिल्य से जब सवाल पूछा कि धर्म का मूल क्या है, मालूम है चाणक्य ने क्या कहा? कौटिल्य ने कहा, विदुर ने क्या कहा था? सत्येन रक्षते धर्मो। और चाणक्य ने कहा वित्तेन रक्षते धर्मो। वित्तेन, भाई पैसा तो होना चाहिए, बिना पैसा के कैसे धार्मिक बनोगे? इसलिए दोनों बातें साथ साथ चाहिए। हमको मैटेरियल वेलबींग भी चाहिए, स्पिरिचुअल वेलबींग भी चाहिए। केवल मात्र पैसे जो है खुशी नहीं मिलती, केवल मात्र पैसे अगर से खुशी मिलती तो लोग जो है आत्महत्या नहीं करते, परेशान नहीं होते, टेंशन और डिप्रेशन में नहीं रहते। इसलिए सब कुछ जड़ है। इसलिए हमारा जीवन जो 4 बातों से बना है, जिसको हम बोलते हैं शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, सबको हमको सेटिस्फाई करना, सबको सेटिस्फाइड करना है। इन सबको करने का जो है उसको हम कल्चरल इकोनॉमी बोलते हैं। उनको साथ साथ लेकर के चलना है। और यही भारत की शिक्षा की विशेषता है, यही हमारे ऋषियों की विशेषता है कि उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी थी। आज तो सौभाग्य है कि हम अपनी हम सिस्टम के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ाना शुरू किया है। कैसे पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ा रहे हैं, वो तो जो है डॉक्टर नीरजा गुप्ता आपको बताएगी। लेकिन हम लोगों ने कम से कम शुरुआत तो की है। हम अपने पुराने उसी रास्ते पर जा रहे हैं। और इसलिए मैं कई बार इस बात को कहता हूँ, इफ़ यू फॉरगेट योर पास्ट, if you forget your past, the future will forget you. Future will forget you. इसलिए अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपनी विरासत पर गर्व करो और विरासत के साथ आगे बढ़ें। मुझको लगता है कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव जो यहाँ पर आज हो रहा है, इसमें जितने भी लोगों ने क्या बोलते थिंक इंडिया थिंक काउंसिल, इंडिया थिंक काउंसिल के जितने भी लोग हैं उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूं। विशेष से नीरजा गुप्ता जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे थोड़ा समय मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, अपनी बात को या विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।